लेक्चर आपको मिलेगा, ये अगले वीडियो में हो सकता है इंक्लूड किया गया हो, क्योंकि वो वीडियो पॉज कर गया था बीच में, तो उसमें हो सकता है आप अगले वीडियो में इस लेक्चर को देख लेना, ठीक है ना। देखो हम इसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, फिर से समझ लीजिए जरा। आइडियल सॉल्यूशन जो है, इसमें हमने ये बताया कि जो सारी कंडीशन पर, कंसंट्रेशन की सारी कंडीशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हमने पिछले लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों जीरो होनी चाहिए। इसको हम समझा रहे थे, जरा इस चीज़ को फिर से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपका A2 है, यहाँ जो भी स्ट्रेंथ A2 बॉन्ड की है, जैसे AA बॉन्ड है तो इसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे B2 है, दोनों की इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, इसमें भी कुछ स्ट्रेंथ होगी। अगर इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी आए, जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ आए, अगर पहले के कंपेयर में उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में कोई चेंज ना आए और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेरेबल हो जितनी पहले थी, यानी मिक्सिंग के बाद भी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर कोई चेंज ना आए, तो इस सिचुएशन पर हमेशा आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इसका मतलब इन दोनों को जो आपस में मिक्स करोगे, यानी सेम टाइप के सॉल्यूशन ही आपस में इंटरमिक्स होने चाहिए इसके लिए, तभी तो बॉन्ड इंटरेक्शन सेम होगा। अगर आपने ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स किया जिसमें पहले स्ट्रेंथ कुछ और थी, बाद में जब आपने इंटरमिक्सिंग की तो उसकी स्ट्रेंथ, ये भी तो हो सकता है उसकी स्ट्रेंथ घट जाए या बढ़ जाए, तो जो घटेगी या बढ़ेगी स्ट्रेंथ उसको फिर हम नॉन आइडियल में कंसीडर करेंगे। यानी अभी तो आप इतना समझिए, जो स्ट्रेंथ इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद है, ठीक है ना, इनको इंटरमिक्सिंग करने के बाद दोनों कंपोनेंट को जो भी बॉन्ड, जो भी बना हुआ बॉन्ड है, अगर उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पहले की स्ट्रेंथ के इक्वल हो तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। एग्जांपल आपको बताएं, जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हो, इसके एग्जांपल्स जो हैं उसमें जैसे मान लो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। अब देखिए इसमें जो बॉन्डिंग होगी हेक्सेन हेप्टेन की सिमिलर टाइप की है। जैसे आप बोल सकते हो क्लोरो, ऐसे लिख दें C2H5Cl, क्लोरोएथेन C2H5Br, है ना, इस तरह के सेम टाइप के इंटरेक्शन है। या मान लो बेंजीन प्लस टॉलुइन, इस तरह के जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो वो भी सेम टाइप की। तो इस तरह के सारे एग्जांपल आपके आइडियल सॉल्यूशन में कंसीडर किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, इनकी इंटरमिक्सिंग से ही हमें सब समझ में आता है कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है। अगर इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद ये भी तो हो सकता है कि जो बॉन्ड बना, ये हो सकता है पहले की स्ट्रेंथ से ये वीक हो जाए, पहले स्ट्रेंथ जितनी रही होगी उससे वीक भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले जितनी स्ट्रेंथ हो उस बॉन्ड की, अब बना हुआ जो बॉन्ड है पहले की स्ट्रेंथ से इसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रांग हो जाए। पहले जितना टेम्परेचर देने पर वो ब्रेक हो रहा हो, अब उस जब नया बॉन्ड फॉर्म हुआ तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़े उसको ब्रेक करने के लिए, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़े। तो इसका मतलब ये बॉन्ड दोनों तरह के नेचर को शो करता है। आप देखिए इस बॉन्ड के नेचर से होगा क्या, अभी आप समझो। अभी इसका मतलब इसका बीपी जितना रहा होगा, मान लो इस सोल्यूशन को आप बॉयल करो तो इसका बीपी हम सपोज कर रहे हैं करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, ठीक है, और इसका भी लगभग मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अब अगर आपने इनको इंटरमिक्स किया, अब जो सोल्यूशन बना अगर इसका भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो अब जरा आप ये समझिए कि ये 100 पर इसका वेपर प्रेशर ग्रेडर हो रहा था, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर, और इसका भी 100 पर यहाँ वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था। इसका मतलब जब इंटरमिक्सिंग की आपने तब भी इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जनरेट हुआ। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर के केस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ना तो वेपर प्रेशर घटेगा ना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड का जो इंटरेक्शन है वो पहले के कंपेयर में सेम बना रहा है, ठीक है ना, उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आया है। ये हो गई बात आइडियल सॉल्यूशन की। अब आप क्या करिए, जरा नॉन आइडियल को समझिए, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नॉन आइडियल में आपको डेविएशन समझना पड़ेगा राउल्ट लॉ से पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान देना आप, ठीक है। चलिए देखिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है सिमिलर उसी तरह है कि ये कंसंट्रेशन की चाहे जो इसमें आप लिमिट डिसाइड कर दो, उस पर ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। अब देखिए राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है तो करता क्या है ये। देखिए ये भी हो सकता है कि ये राउल्ट लॉ को फॉलो ना करके वही बात आ गई जो अभी हमने बताया था कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना है लेकिन इस वे से नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। जो राउल्ट ने बताया कि इसको इस वे से जाना चाहिए, ये कहता है कि इस वे से हमें नहीं जाना है। इसका मतलब डेस्टिनेशन तो डिसाइड है, तो ये पहुंचेगा यहीं लेकिन किसी दूसरे वे से। राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा लेकिन रिजल्ट वही देगा। किस तरह का रिजल्ट देगा जरा समझिए। तो इसका मतलब ये इस तरह भी जा सकता है इस डेस्टिनेशन को, ये इस तरह भी जा सकता है। अगर पॉजिटिव डेविएशन जाएगा एक को हम निगेटिव डेविएशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये पॉजिटिव निगेटिव है क्या जरा ये समझिए। तो इसमें ये तो डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, क्या
डेल्टा एच मिक्सिंग कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ज़ीरो नहीं होगी। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इसमें इक्वल वॉल्यूम आप नहीं देंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन देंगे, एक 100 देंगे, दूसरा 150 देंगे, कुछ ना कुछ इस तरह का रीज़न इसमें बना रहेगा। अब देखिए इसको समझिए ज़रा, आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए ये पहला कंपोनेंट है जो हमने दिया A2, ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड इंटरेक्शन है वो AA टाइप का है, हम ऐसे बनाए दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ कुछ ना कुछ इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ रही होगी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से अगर देख लोगे, आइडियल नॉन आइडियल, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे आइडियल नॉन आइडियल को, नहीं तो आप हमेशा इसको याद ही करोगे कि ये आइडियल कैसे हो जाता है, नॉन आइडियल कैसे हो जाता है, या इसके ग्राफ किस तरह से बन जाते हैं। क्योंकि वो जो ग्राफ इस तरह के बने हैं ना राउल्ट लॉ में, वो आपको समझ में नहीं आएंगे कि किस तरह से ऐसे ऐसे करके इन्होंने इस तरह से जोड़ रखा है उसको, ग्राफ को किस तरह से डॉटेड लाइन बना रखी है, किस तरह से डार्क लाइन बना रखी है, तो उसको सब इसी से समझेंगे हम अभी, ठीक है ना, पूरे सारे ग्राफ समझ में आ जाएंगे। तो डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होता। पहला कंपोनेंट इसका A2 बनाया और दूसरा कंपोनेंट जो ये है इसको हमने B2 कंसीडर किया। इसका मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ रही है वो BB बॉन्ड रहा है, ये कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ इसकी रही होगी। अब जिस सिचुएशन पर हम इनको आपस में मिक्स करेंगे, अब जरा यहाँ ये समझिए, यहाँ हमने दो कंडीशन बताई। हो सकता है जो आपने इंटर मिक्सिंग से ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, हो सकता है कि उसमें जो AB इंट्रैक्शन रहा हो वो पहले AA और BB स्ट्रेंथ से ये वीक हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या एक कंडीशन और हो सकती है इसमें कि जो भी आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसमें जो AB बॉन्ड हो वो पहले के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर अब आप समझिए ज़रा, देखो अगर ये बॉन्ड वीक हो जाए, अगर ये बॉन्ड वीक हो जाए पहले से, जरा ये बताइए, अगर ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए हमें लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी कि हाई टेम्परेचर की होगी। देखिए अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। बताओ सही बात है, यानी लेस टेम्परेचर की जरूरत होगी क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो गया। इसका मतलब पहले अगर ये 100 पर बॉयल हो रहा था, तो अगर ये बॉन्ड वीक हो गया तो अब ये 80 पर 70 पर किसी पर भी बॉयल हो सकता है। हालांकि बहुत थोड़ा अंतर आता है, लेकिन अभी समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये BP कम हो गया, अब देखिए BP कम, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसी चीज को डिस्कस किया था कि टेम्परेचर और BP और वेपर प्रेशर किस तरह से कोरिलेट होते हैं, दोनों अलग अलग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए इस सिचुएशन पर ये सपोज दैट 100 पर बॉयल हो रहा था, ऐसे समझो, कितने पर बॉयल हो रहा, 100 पर। इसका मतलब जब ये 100 पर बॉयल हो रहा था तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ वेपर जनरेट हो रही होगी, सीधी सी बात है, 100 पर बॉयल हो रहा होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ वेपर इसकी जनरेट हो रही होगी और उस वेपर से कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा इस वॉल पर, ठीक है। अब आपने जब इसको इंटरमिक्सिंग की तो इसका इस सिचुएशन पर बॉन्ड वीक हो गया, इसका मतलब इसका जो BP हो गया, BP वो डिक्रीज कर गया, BP डिक्रीज कर गया। अब जब इसका BP डिक्रीज कर गया, इसका मतलब उस समय 100 पर बॉयल हो रहा था, अब इसका BP डिक्रीज करके सपोज दैट 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो बताइए इसकी वेपर ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी? अब इसकी वेपर अपने आप ज्यादा बनेगी, यानी पहले 100 पर बॉयल होके ये वेपर क्रिएट कर रहा था, अब इसका जैसे ही BP डिक्रीज कर गया तो अब इसको आप 80 पर करोगे तो यहाँ वेपर काफी सारी जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब जब आप इसको 100 तक ले जाओगे तो ढेर सारी वेपर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि 80 से ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जबकि ऊपर वाला सॉल्यूशन है वो 100 पर ही वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो यहां यानी BP अगर डिक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो अब बताइए वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो राउल्ट का जो डेविएशन है वो एज पर वेपर प्रेशर है। हम इसको BP से कनेक्ट करके आपको सिखा रहे हैं, लेकिन ये वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग है। अगर हम डायरेक्टली बता देते कि भाई ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड वीक हो गया, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो आपका दिमाग ये आता कि ये बॉन्ड वीक हो गया तो वेपर प्रेशर कैसे ज्यादा हो जाएगा। तभी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं किसके साथ में, BP के साथ में, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जब आप इसको आपस में जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जिस सिचुएशन पर वीक हो जाएगा तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो अपने आप ज़्यादा बन जाएगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब होता है इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा, पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर कम, नेगेटिव डेविएशन, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ गया, ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसका मतलब राउल्ट लॉ के जो एक्चुअल ग्राफ होगा, जो एक्चुअल ग्राफ राउल्ट लॉ का है, उसमें डॉटेड लाइन हमेशा ऊपर से पास होगी। इसकी सारी लाइंस जो डॉटेड होंगी वो ऊपर से पास होंगी। यानी अगर राउल्ट लॉ का इस तरह का कोई ग्राफ है तो ये लाइन हमारी ऊपर से पास होगी पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसका क्या मतलब है। चलिए इधर आते हैं। अगर ये बॉन्ड, यानी इसमें हम लिखे भी दे रहे हैं, ये चीज़ आप समझो, इधर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे ए बी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है हमने बताया वीक हो गया, इसका मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस ए बॉन्ड की रही होगी या बी बॉन्ड की रही होगी। इस चीज़ को आप समझो, यानी ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ए बी, ये कम हो गई ए बॉन्ड या बी बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। इसका मतलब पहले स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो बाद में कम होने से इसका बीपी डिक्रीज कर गया, और जब इसका बीपी डिक्रीज कर गया तो इसका वेपर प्रेशर अपने आप बढ़ गया। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ गया मतलब वेपर बढ़ गया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ आते हैं हम लोग सेकेंड केस में। तो ये आप समझ गए होंगे, ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ठीक है, आते हैं नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। आप जरा समझिए, अगर ये बॉन्ड जो बना है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसके, ऐसे आप ए बी से नहीं सीख पाओगे, एग्जांपल्स इसके। तो एग्जांपल अभी हम या तो ये एक्सप्लेन कर दे तब एग्जांपल बता। चलिए पहले एग्जांपल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा समझिए आप, देखिए एग्जांपल हम आपको एक बताएंगे कि वजह का, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब यहाँ ये जो इसका इंट्रैक्शन एक कमज़ोर क्यों हो जाएगा। सपोज दैट हम आपको दो सोल्यूशन दे रहे हैं, यहाँ हमने आपको इथेनॉल दिया C2H5OH, ये इथेनॉल है। ठीक है, प्लस हमने आपको दूसरा सोल्यूशन दिया एसीटोन CH3COCH3। अब आप समझिए जरा, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबको पता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके जो बीपी होते हैं, नॉर्मल अगर मॉलिक्यूलर मास का कोई कंपाउंड हो तो उसके कंपेयर में इसका जो बीपी होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा हाई होता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली में एक मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेक्शन होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर आप इंडिविजुअली किसी एग्जिस्टेंस की बात करें तो उसका इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो जब भी बनेगा तो कोवैलेंट के साथ में बनेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कोवैलेंट के साथ होने की वजह से जो उसका बीपी होता है, कोवैलेंट में जितनी एनर्जी लगनी थी वो तो लग ही रही है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा उसके बीपी को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो अगर देखिए इसका कुछ ना कुछ बीपी सिचुएशन पर रहा होगा, तो सपोज दैट हम ये माने कि इसका बीपी 110 रहा होगा, जितना भी रहा हो। ठीक है ना, क्योंकि डेटा अभी माइंड में नहीं उस चीज़ के लिए, तो 110 रहा होगा, जितना रहा हो। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा खासा शो कर रहा था, जब हमने इनकी इंटरमिक्सिंग कराई तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो बॉन्डिंग आएगी इन दोनों की आएगी, इथेनॉल और एसीटोन। तो देखिए ये एसीटोन क्या करेगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने का काम करता है। वो अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा था इथेनॉल, ठीक है ना, इस एसीटोन ने जाके क्या किया, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है ना, बीच बीच में जाके ट्रैप हो गया जाके, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करने का काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करने से होता क्या है कि इसका बीपी जो होता है, जो पहले इंटरेक्शन एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में था, वो क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। यानी वो जो बॉन्डिंग होगी, वही बात आ गई कि ए बी बॉन्ड का जो इंटरेक्शन था पहले जो था इथेनॉल ए, ठीक है, या बी जो भी था, तो अब इसने आपस में इंटरमिक्सिंग के बाद इस बॉन्ड के इंटरेक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया, इस बॉन्ड के इंटरेक्शन को कम कर दिया। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो होते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि जब ये बॉन्ड इंटरेक्शन कम कर देगा तो इस सिचुएशन में पहले जितना बॉइलिंग पॉइंट उसका था अब उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा नहीं, अब दूसरी सिचुएशन पर इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने से होगा क्या कि इसमें वेपर आपकी जो होगी वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि बीपी डिक्रीज कर गया, इसका वेपर ज़्यादा बनेगी, और वेपर ज़्यादा बनने से उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है पॉजिटिव डेविएशन विद राउल्ट लॉ। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। पॉजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए निगेटिव डेविएशन में होता क्या है, कहाँ समझा, इधर बता देते हैं। चलिए, तो वही चीज़ इसमें भी है। अगर आपने जो भी आपने पहला कंपोनेंट दिया A2, इसका मतलब इसमें जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा वो आपका इस तरह का होगा। तो यहाँ पे निगेटिव डेविएशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो A टाइप का इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना, और इसकी इंटरमिक्सिंग हम करेंगे BB टाइप की B2 टाइप के बॉन्ड में, यानी BB टाइप का इंटरेक्शन। ठीक है ना, थोड़ा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है शोर की वजह से। चलिए,
तो यहाँ ए टाइप का जब इनकी इंटरमिक्सिंग करेंगे, अब देखिए आप जो भी इनकी इंटरमिक्सिंग है तो इंटरमिक्सिंग में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका ए बी टाइप का। आप समझिए जरा, अगर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो ए बी बना हुआ है, अगर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पहले की स्ट्रेंथ के कंपेयर में, अगर पहले की स्ट्रेंथ के कंपेयर में इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ हो अगर बढ़ जाए, यानी जो स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की जनरेट हुई है, अगर इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ पहले की स्ट्रेंथ के कंपेयर में, यानी ए या बी बॉन्ड की स्ट्रेंथ के कंपेयर में इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो हो वो बढ़ जाए, मोर स्ट्रेंथ, तो ठीक है। मोर स्ट्रेंथ की वजह से होगा क्या कि अब देखिए अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसका बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। यानी पहले अगर वो 100 पर बॉयल हो रहा होगा तो अब जब इनकी इंटरमिक्सिंग कराई गई तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो भी बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर हम ये कंसीडर करें कि इसकी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड थी और आपस में जब बॉन्ड बना तब 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब बीपी बढ़ जाना। और जब बीपी बढ़ जाएगा, जरा ये बताइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा कि 110 पर, 100 पर जल्दी कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इस सिचुएशन पर जो वेपर प्रेशर होगा वो कम बनेगा, ठीक है ना। वेपर प्रेशर यहाँ पे कम बनेगा, इसका मतलब बीपी बढ़ने पर वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, वेपर प्रेशर कम बनेगा और ये आपका हो जाएगा निगेटिव डेविएशन विद राउल्स लॉ। इसको हम एग्जांपल से समझा रहे हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में सपोज दैट आप ये समझिए कि आपको 2 केस दिए जाएं, ठीक है। एक हमने आपको केस दिया, यहाँ पे 2 कंपोनेंट दे रहे हैं, यहाँ पे हमने दिया एसीटोन CH3CO प्लस दूसरा केस अगर हमने आपको दे दिया, यहाँ पे हमने दूसरा सोल्यूशन दिया आपको क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर हमने दोनों सोल्यूशन ये आपको दे दिए तो जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी उस समय पर ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका है एसीटोन और प्लस ये आपका है क्लोरोफॉर्म। तो देखिए पहले दोनों ही कंपाउंड किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जब आपने इन दोनों की आपस में इंटरमिक्सिंग कराई तो उस सिचुएशन पर इनके बीच में एक पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो गया। इसका मतलब अब पहले की कंपेयर में इसका जितना बीपी था या इसमें जो बॉन्ड इंटरेक्शन था, इसमें जो बॉन्ड इंटरेक्शन था, उसके कंपेयर में अब जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसका बीपी विल बी हायर, उसका बीपी बढ़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, पहले इन्वॉल्व नहीं था। तो बीपी बढ़ जाएगा और बीपी बढ़ने से जो वेपर प्रेशर होता है वो घट जाता है। इस चीज़ को आप अभी से दिमाग में रखिए क्योंकि जब आप कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आपका बहुत हेल्प करेगा, इस बीपी और वेपर प्रेशर का आपस में कनेक्शन। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अगर हम वेपर प्रेशर के बिहाफ पर आपको बताएंगे तो वेपर प्रेशर से आपको ये आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं लगा नहीं पाएंगे, आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप बीपी को समझिए कि बीपी में क्या चेंज आ रहा है, उस हिसाब से आप चीज़ों को समझिए। क्योंकि जब पहली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसमें भी इसकी हेल्प मिलेगी। या सेकंड कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी जब आप पढ़ेंगे तो सेकंड कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी में भी आपको इसी तरह पढ़ाया जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन इन बीपी। तब भी सॉल्यूट को ऐड करेंगे, हालांकि वो सॉलिड स्टेट पर होगा तो वहाँ भी इसका पूरा काम होगा। जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे तब भी इसका यूज़ होगा। इसके अलावा जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे तब भी इसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें हमने आपको सिखा दी, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किस तरह से कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सीधा अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो अगला टॉपिक हमारा कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी पर स्टार्ट होगा। और कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको हम केवल एक या दो कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी सिखाएंगे और आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको ना तो कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि वो जितने भी फॉर्मूले हैं, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं कि किस में 4 एग्जाम्पल वो देता है, आपसे पूछता है कि किस में लोवेस्ट डिप्रेशन होगा, बीपी लोवेस्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में होगा, या किस कंपोनेंट का बीपी ज़्यादा होगा। अगर 3-4 एग्जांपल हम आपको दे दें तो वो किस तरह से निकालते हैं, वो सब सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। 1/2 फैक्टर, इसका मतलब अभी एक लेक्चर और आपका होगा जिसमें आप कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे और एक लेक्चर अलग से हम केवल न्यूमेरिकल्स बेस पर लगा देंगे, उसमें चीज़ें सीख जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी अच्छे तरह से आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर पर न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आता है, पीजीटी में बहुत न्यूमेरिकल इसके आते हैं, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद जो चीज़ें हैं उसमें एक टॉपिक और आपका बच रहा है। हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर में ही आपको हम 1/2 फैक्टर सिखा देंगे, उसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है जो एबनॉर्मल मोलर मास का है, ठीक है ना, जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से सीख लो, अच्छे से समझ लो।
बाकी आप सब सारी चीज़ें जो हैं तो बुक्स की हेल्प से आप करिए। जो भी चीज़ें उसमें डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट अपना पूछ सकते हैं, हम देख लेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ें हैं तो आप अपने स्तर से उसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।